नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा और हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी और कमलेश जी। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीति दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है और किस तरह की गतिविधि चल रही है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही उन नए चेहरों की बात करेंगे, बिहार के उन नए चेहरों की जो पहली बार संसद पहुंच रहे हैं। तो शुरुआत देश की राजनीति से करें तो देश की राजनीति इस वक्त दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ कि अपने दम पर सरकार बना सके। ऐसे में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है और दिख भी रहा है कि सरकार बना रहा है एनडीए गठबंधन। लेकिन दो महत्वपूर्ण दल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही है और यही वजह है कि आनन फानन में बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। तो क्या किस तरह की गतिविधि दिख रही है सरकार बनाने को लेकर? प्रणव जी, आपसे जानना चाहती हूँ। पूरा दिन आज बहुत ही हेक्टिक रहा है दिल्ली में, खास करके सारा पावर जो शिफ्ट कर गया है, राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं वो दिल्ली में शिफ्ट कर गए। यहाँ से भी सारे लोग गए हैं और यहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं वो गए हैं, वो मेजर प्लेयर हैं आज के तारीख में, और बाकी इंडिया गठबंधन के भी लोग गए हैं वहाँ। तो वहाँ यही हुआ कि प्रधानमंत्री ने जाकर के पहले त्यागपत्र दे दिया और कैबिनेट मीटिंग से डिस्कस हुआ, जिसके कारण कि वहाँ से पारित हो गया, लोकसभा ही भंग हो गई। अब ये है कि अभी के समय हमको लगता है जिस समय टाइम हो रहा है, अभी 7:30-8 बज रहा है, उस समय ये लोग सारे एनडीए के लोग राष्ट्रपति से जा रहे हैं मिलने के लिए। सब लोग जितने भी घटक हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे हम हो, चाहे एलजेपी हो, ये सारे लोग लेटर ऑफ सपोर्ट देना पड़ता है। लेटर ऑफ सपोर्ट जाकर के राष्ट्रपति को देंगे कि ये लोग, क्योंकि उनको बहुमत नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, गठबंधन की सरकार है, इसलिए वो लोग लेटर लेकर के जाएंगे देने के लेटर ऑफ सपोर्ट के लिए। और उनका ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया ख़त्म हो, जिससे सरकार आगे बढ़े और सुचारू रूप से जो काम होता है वो करे। 8 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। 8 तारीख तक के लिए एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब लोकसभा भंग है, सरकार कार्यकारी अभी रूप में आ गई है, तो एक जो जनरल ड्यूटी होता है डे टू डे का, उसको फंक्शन करने के लिए केयर टेकर एक प्राइम मिनिस्टर होता है। आज हो गया 5 तारीख, कल हो गए 6 तारीख, 8 तारीख का मुकर्रर किया गया है कि 8 तारीख को वो ओथ लेंगे। इस बीच में क्या गतिविधि, क्योंकि 3 दिन बहुत ज़्यादा होता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों साथ ही साथ गए आज फ्लाइट से दिल्ली, क्योंकि उनकी मीटिंग अभी चल रही है। खड़गे साहब हैं और बाकी सारे लोग हैं इंडिया गठबंधन के। दीपंकर जी को भी बुलाया गया था, तो दीपंकर जी भी गए हैं, लेफ्ट पार्टी के लोग गए हैं, उधर से सारे लोग जो येचूरी सारे लोग वहाँ गए हैं। तो वहाँ तय होगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। बेसिकली इस बीच में जो अनऑफिशियल सोर्सेस से खबर आ रही है कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अब ये लोग चाहते हैं कि मेजॉरिटी तो है नहीं इनको, तो 2 तरह से बातें चल रही है, टीडीपी और नीतीश जी। टीडीपी और नीतीश जी का ये मामला है कि यही दोनों सबसे बड़े घटक हैं आज के तारीख में, क्योंकि वो उनको 15 या 16 है, हमको लगता है 15 हो गए टीडीपी को, और इसको 12 है। तो ये दोनों मेजर घटक हैं। इन दोनों के घटक के हटने से सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और अल्पमत में जब आ जाएगी जी, लेकिन इस बीच के 18 सीटें हैं और जेडीयू के 12 सीटें हैं। 18 है नहीं, हमको लगता है 18 नहीं है, 16 या 17। हाँ खैर कोई बात नहीं, 1-2 का फर्क है। लेकिन इस बीच में मैं आपको कह दूँ, दोनों ने लेटर ऑफ सपोर्ट दे दिया। दोनों ने, टीडीपी ने, और टीडीपी के मतलब चंद्रबाबू नायडू भी मीटिंग में हैं और बिहार के नीतीश कुमार भी हैं, तो ये दोनों ने लेटर ऑफ सपोर्ट जमा कर दिया है, बेसिकली अपने सारे एमपी को लेकर के जो सरकार को सपोर्ट करते हैं उसमें। अब ये देखना है कि क्या ऑफर है, ये डील हो चुका है हमको लगता है, तभी ये काम हुआ हो, क्योंकि अब नीतीश जी चाहेंगे कुछ ऐसा मंत्रिमंडल, जो हल्ला है कि मंत्रिमंडल का डिमांड कर रहे हैं कि 2 हमको कैबिनेट चाहिए, बाकी एमओएस कितना चाहिए, स्पीकर कौन बनता है। हमको लगता है कि स्पीकर रखेंगे मोदी जी ही, क्योंकि सरकार उनकी मेजॉरिटी में वही है, अभी सबसे बड़े मेन प्लेयर वही हैं, उनकी पार्टी है। और इधर हमको लगता है कि एजुकेशन है, हेल्थ है, रेलवे है, फाइनेंस है,
अब होम और डिफेंस तो नहीं वो डील करेंगे ज़्यादा, हमको लगता है उसको छेड़छाड़ नहीं करना होगा। लेकिन बार्गेनिंग का कोई ठीक नहीं, तो बार्गेनिंग पॉलिटिकल बार्गेनिंग है और ये लोग के बिना सरकार चलेगी नहीं। इसलिए डगर कठिन है मोदी जी के लिए। जो पहले जो था इजी गोइंग, वो इजी गोइंग अब रहेगा नहीं, सीधी बात है। अब ये है कि कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले, कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले ये दोनों घटक दल से आपको सहमति लेनी पड़ेगी। इसलिए सहमति लेने पर कोई आप काम ही नहीं कर सकते हैं। पहले मान लीजिए कि जैसे अमित शाह हैं या राजनाथ सिंह है, या मान लीजिए उधर गडकरी हैं, इधर आपको निर्मला सीतारमण है, ये आपके सब अपनी पार्टी के थे। अब ये हो जाएगा कि एक टीडीपी का है, उनके अलग डिमांड है, राज्य के को बहुत बड़ा भी जीत के आया है ना, तो बहुत बड़ा डिमांड है उनको, तो हो सकता है वो डिमांड को अपना चाहें। इधर नीतीश जी चाहेंगे कि हमको स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, या बाकी जो भी है, बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि बिहार के लिए ज़रूरी है। अब इसमें कौन कितना ज़्यादा कर पाता है, इसलिए मोदी जी के लिए बहुत टफ टाइम है। और उनको आदत हो गया है 10 साल से इजी गोइंग का, मतलब जो चाह रहे हैं वो होता है, फ्री हैंड। और फ्री हैंड में 2 ही आदमी मैटर करते हैं, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। वो फ्री हैंड कितना रह पाएगा? मान लीजिए जो की डिपार्टमेंट है वो अगर ये मांग लिए तो फिर तो उनका तो हाथ ही बंद हो जाएगा ना। अभी मान लीजिए कि रेलवे का मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, वंदे भारत का और बाकी इस तरह का जितना भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो उसमें अब मान लीजिए अब उसके मंत्री के कोई दूसरे थे, अब यहाँ मंत्री फिर तीसरे चेंज कर जाएं तो पूरा अप्स एंड डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ा कठिन है अभी, क्योंकि ये नहीं मिलना, तो कहने का है कि भाई मेजॉरिटी नहीं मिला है, हम लोग सरकार बनाएंगे घटक दल के हिसाब से, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। और ये लोग बार बार कुछ प्रेशर। इस बीच इंडिया गठबंधन लगा हुआ है, वो भी लगा है कि हम सरकार बनाएं। इन दोनों को तोड़ लेने के बाद सरकार अल्पमत में आ जाएगी। जब अल्पमत में आ जाएगी तो इन लोगों को कुछ मेजर ऑफर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 2-3 दिन चलेगी और लेटर ऑफ ऑफर के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि रहे ही साथ हमें। ये तो सीधी बात है, ये पॉलिटिक्स है और नीतीश कुमार को ये दूसरा चांस फिर मिलने वाला नहीं है, मेरी समझ से। नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ये कहना है कि 16 है टीडीपी का, वही है, 16 है और 12 इनका है, 28। हम ये अगर ये चले भी जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। 234 है, उसमें 28 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? हमको लगता है कि 234 में 28 तो 54 और 8 262 हुआ। फिर भी आपको 10 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर है कि नहीं बन रही है। तो 10 विधायक तोड़ना ज़्यादा इजी है 10 सांसद, हाँ सांसद नहीं, किसको तोड़ेंगे आप? दिक्कत है कि देखिए वो बहुत आसान नहीं है। मैं कमलेश जी एक छोटी सी बात मैं भूल गया कहना, मैं छोटा सा कहना, महाराष्ट्र में भी जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है शिवसेना के, उसमें से भी जाहिर किया है कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं। उसमें से 5 MP ने कहा है कि वो लोग मिलना चाहते हैं इंडियन अलायंस में। वो लोग भी देख रहे हैं ना, वहाँ भी एक डिवीजन का है। तो पहले से इंडिया नहीं, उसमें और लोग इधर इंडिया गठबंधन के साथ उधर से आने वाले हैं, अजीत पवार के ग्रुप से। तो वहाँ अनऑफिशियली चल रहा है, वहाँ भी एक गतिविधि ज़बरदस्त चल रही है जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनको सपोर्ट करने में ज़्यादा चांस है इनाम मिलने का, बड़ा इनाम मिलने का। अब तक आप मान लीजिए ऐसे ही हैं तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो है ही इनके साथ, लेकिन इनके साथ घट रहा है, जैसा आपने कहा, जो भी घट रहा है उसको कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए, मेरी जो बात है, जो मेरी समझ का रही है कि इनके पास अगर ये 16 और 12 28 लोग हैं तो इनको दिक्कत नहीं है। बल्कि अगर नीतीश चले भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इनको, तो भी बहुमत हो रहा है। अगर हाँ, ये दोनों अगर चले जाते हैं, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, नीतीश दोनों चले जाते हैं तो इनको परेशानी है। लेकिन परेशानी उनको भी है, फिर उनको भी 10 चाहिए, इनको भी 10 चाहिए। आप समझ लीजिए मेरी बात, नीतीश जी अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं जाएंगे। क्रेडिबिलिटी का संकट है उनके साथ, नहीं जाएंगे। हम जान रहे हैं सीएम का पद है, नहीं छोड़। लेकिन एक चीज बताते हैं, ये मौका, सुनहरा मौका फिर आएगा क्या निकट भविष्य में? नीतीश कुमार को 5 साल तो सरकार रहेगी, 5 साल सरकार रहेगी, उसके बाद कौन कहाँ रहेगा कौन जानता है। 10 और 12 सांसदों वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका क्या हश्र हुआ है, वो इस देश के संसदीय राजनीति का इतिहास बताता जान रहा है। ठीक है, लेकिन कोई जानता था कि HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई जानता था कि उस समय लालू जी किंग मेकर थे? कोई जानता था कि IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने 1 ही साल के लिए? दोनों का आप हिस्ट्री देखें, 1 साल कुछ महीना के लिए बने वो, लेकिन बन तो गए, इतिहास में नाम दर्ज हो गया ना। ये आप
दूसरी बार मौका नहीं आने वाला है। नीतीश जी बहुत ही एम्बिशियस हैं, देखिए ये और एम्बिशियस इसलिए है कि इसलिए झट से गए उसमें, वो इंडिया एयरलाइंस को तोड़ करके उन्होंने जो अपना बनाया साख, तो वहाँ उसकी मजबूरी है मोदी की। और मोदी जी को उम्मीद नहीं था कि भाजपा से अच्छा परफॉर्म करेगी बिहार में। ही हैज़ डन वेरी वेल, बहुत अच्छा किया, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। आप समूचा अखबार, मैगजीन, टीवी उल्टा लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि सबसे खराब पोजीशन है जदयू की। मेरी एक बात बताइए, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर नीतीश को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इंडिया में के गठबंधन में शामिल सारे दल तैयार हो जाएंगे। अब तो सवाल ये है कि आप देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये तो हम मानते हैं, और राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो हम लोग कैसे मूल्यांकन करते हैं किसी चीज़ का, अतीत की घटनाओं से सीखते हैं, उसके अनुभवों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। आपको क्या लगता है सीखने वाला एमपी सब है क्या? किसी को मिलेगा अभी रेलवे, किसी को फाइनेंस मिलेगा, किसी को डिफेंस मिलेगा, वो छोड़ देगा क्या? बाहर तो आपको क्या लगता है कांग्रेस टूटेगी नहीं? बीजेपी से समाजवादी पार्टी नहीं टूटेगी। हाँ। अभी तो बात ये भी हो रही है कि बीजेपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। है, लेकिन जो 37 लोग टूट अभी नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इधर के सारे लोग अगर मंत्री बनाए जाए तो टूट सकते हैं, तो ये भी बात चल रही है कि अमित शाह की मतलब योगी को लगा दिया गया है काम पर। योगी के लगा दिया था। योगी का भी तो हार है कि उसके उत्तर प्रदेश में वो नंबर 2 पे आ गया। कैन यू इमेजिन इट? जो आदमी का एक बर्दहस्त था, उसका टोटल देख लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला के कितना है। अरे भाई, ये तो पूरी पार्टी की ही हार है, योगी और मोदी क्या? नहीं, बात करें इसका रिस्पॉन्सिबल तो योगी है। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अस्थिर सरकार हो गई, आपको बराबर डिमांड और सप्लाई का नाम जारी रहेगा, कभी कुछ डिमांड, कभी उसको। ये मोदी कभी भी इस तरह के जैकेट में टेंशन में काम नहीं करना चाह रहा है। ऊपर से टेंशन, अपना टेंशन आप किस आधार पर कर रहे हैं? जो अतीत में आपने देखा है मोदी को, उस आधार पर कर रहे हैं। तो अतीत का जो अनुभव है वो यही बताता है कि अभी नीतीश और तेलुगु देशम दोनों के जाने की कोई संभावना नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं। अगर जाएंगे भी, अगर जैसे कह रहे हैं, ये एक बात कही जा रही है कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जाएगा, तो आप फिर अभी नहीं, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि जब सरकार बन जाए तो फिर तेलुगु देशम को क्या ऑफर देंगे आप? नहीं, उससे बड़ी पार्टी है। नहीं, हो सकता है उसको दे, दोनों डिप्टी पीएम रहे, ये भी हो सकता है। नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अभी कहाँ हम कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी कि हारेगी, वो तो एक स्मूथ सेलिंग में जाएगा। अभी धीरे, पहले जाने दीजिए सब चीज। मतलब अभी सरकार बनने में एनडीए की कोई दिक्कत नहीं। आप जानते थे कि नीतीश जी छोड़ के जा रहे हैं मोदी जी के साथ? कोई जानता था? उनका तो ऐसे ही होता है, उनका सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। अभी उनको इलेक्शन जितना है अगला साल असेंबली का। आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, लेकिन अब आज शाम तक के जो नीतीश कुमार के बयान है या नीतीश कुमार की जो भागीदारी है एनडीए गठबंधन की बैठकों में, उससे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी पलटी मारने वाले हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं बिहार में उन सांसदों की जो पहली बार संसद पहुंचने वाले हैं। उनमें 13 सांसद हैं। 13 सांसद में शांभवी चौधरी हैं, जो कम उम्र की, बिहार में सबसे कम उम्र की सांसद सबसे कम उम्र की बिहार की लेडी है, सबसे पढ़ी लिखी हुई है, और हमको लगता है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, एमए की है। उसके बाद 25 वर्ष की है, जिसके बारे में उन्होंने स्टाम्प लगा दिया था। प्रधानमंत्री जब आए थे दरभंगा तो वो भी गई थी वहाँ समस्तीपुर के नॉमिनी होकर के। बिहार के जो मंत्री हैं अभी, जो अशोक चौधरी, उनकी वो बेटी है, अभी हाल में उनकी शादी हुई है, पिछले 1.5 साल पहले। उसके पिताजी, माने उसके बाबा, और अशोक चौधरी के जो बाबा है महावीर चौधरी, कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे हुए हैं, वो मंत्री रहे हुए हैं, उन्हीं की ये पोती है। ठीक है, ये शादी हुआ है। किशोर कुणाल एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, यहाँ बहुत रिटायर्ड आईपीएस हैं, बिहार काडर के नहीं, गुजरात काडर के बिहार में रहते हैं। जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट जो भी है, मंदिर उंदिर जितना है, एक सामाजिक काम करते हैं, बहुत दिनों से करते हैं। अब तो उन्हीं के लड़का से, एक ही मात्र लड़का है उनका, उनसे उसकी शादी हुई है। लड़की पढ़ी लिखी है, बड़े पैसे वाली भी है, बहुत पैसा वाली है। और ये पहली बार है कि 25 बरस की लड़की जीत के गई है पहली बार।
तो ये बिहार के लिए भी गौरव की बात है। अब क्या परफॉर्म करती है, कहाँ वहाँ कैसे बोलती है, क्या करती है, कौन इशू उठाती है, लेकिन तेज़ महिला है। और ये जो हम उसके रिपोर्ट कार्ड देखें उसमें थोड़ा सा वो सीरियल में भी काम की है टेलीविज़न के, तो वो भी उसका एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। और लिखने पढ़ने वाली लड़की है, लिखती पढ़ती है, PhD भी कर रही है, बिहार के कास्ट सिस्टम पर कर रही है। तो हमको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसको आशीर्वाद भी दिया था नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में, कही कि मेरी बेटी है, और उसको पैर छू के प्रणाम की थी और काफ़ी ज़्यादा उसको शुभकामना दिए थे। तो वो इतना रिकॉर्ड वोट से जीती भी है, 1 लाख से हमको लगता है ज़्यादा के वोट से जीती है। और सन्नी जो हजारी हैं वो भी बहुत बड़े कद्दावर नेता, राम सेवक हजारी के पोता हैं। महेश्वर हजारी जो है मंत्री थे, हैं, उनकी वो बेटा है, वो लोकल है, वहाँ का रहने वाला है वहाँ का। अब वो उसकी बड़ी बुरी हाल हुई, तो वो भी एक दोनों फैमिली का मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक तरफ राम सेवक हजारी का पोता, दूसरी तरफ महावीर चौधरी की पोती, ये दोनों बिहार के पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। उसके लिगेसी है ये लोग, उन्हीं के वंशज के लोग हैं। दोनों के बीच था, जिसमें शांभवी चौधरी समस्तीपुर से जीती, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी। मुझे लगता है कि शांभवी के साथ एक और चर्चित चेहरा है, वो है सुदामा प्रसाद का, जो भाकपा माले के साथ बने। बिल्कुल। एक तो उन्होंने बड़े कद्दावर नेता को हराया, उन्होंने RK सिंह जैसे कद्दावर नेता को हराया, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी पृष्ठभूमि। क्योंकि सुदामा प्रसाद एक थिएटर मूवमेंट से निकले। वो हम लोगों ने उनको नुक्कड़ों पर नाटक करते हुए देखा है, थिएटर करते हुए देखा है, और थिएटर करने के बाद उनका मतलब एक तरह से एक राजनीतिक समझ उनकी विकसित हुई, और वो सीधे भोजपुर में जो उस समय किसान आंदोलन चल रहे थे, उस किसान आंदोलन में शामिल हुए, और उस किसान आंदोलन के बरास्ते वो IPF में गए। और मुझे याद है कि जब वो IPF के पहली बार जिला सचिव बनाए गए थे, तो हम लोग उस समय जो थिएटर कर रहे थे, भोजपुर बक्सर के लड़के, हम लोग बड़े मतलब चकित हुए थे। हम लोगों ने कहा कि एक थिएटर का आदमी पॉलिटिकल आदमी हो गया, लगा एक झटके में। तो हम लोगों ने बल्कि कहा भी कि एक रंगकर्मी नेता हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनका विकास हुआ, फिर वो कई बार चुनाव लड़े, अंततः तरारी से विधानसभा के लिए चुने गए। अभी MLA भी थे, और उन्होंने एक बार बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और हालांकि उसमें हारे, और फिर आरा से लड़े और जीते। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता से जो उनका जुड़ाव है, हम लोग देखें वो जिस जनता से किस तरह बात करते हैं, बिल्कुल जनता की भाषा में बात करते हैं, रोपनी पटौनी यही सब बात करते हैं वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जनता की बात है, मुझे लगता है सुदामा जी के लोकसभा जाने से जो जनता की बात है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं बॉटम पर रहने वाले जो लोग हैं, तल पे रहने वाले जो लोग हैं, ग्राउंडेड है एकदम, ग्राउंड की जो बात है, वो लोकसभा में जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हराया बहुत दबंग आदमी को, जात से भी दबंग है, पढ़े लिखे भी हैं, IAS भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, मंत्री भी थे, नॉलेजेबल आदमी हैं, थोड़ा सा ये भी हैं। तो उसको हराना अपने आप में एक वो, प्लस वो आदमी होम सेक्रेटरी रहा है यूनियन, RK सिंह, और उन्हीं के समय में 2 फांसी भी हुई थी उन्हीं के। मुझे लगता है कि दूसरा आदमी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहली बार चुनाव जीत के गए हैं, वो है सुधाकर सिंह, जो राजद के टिकट पर बक्सर से जो चुनाव जीते हैं। इसलिए कि भाजपा में थे पहले, हाँ भाजपा में थे, उसके बाद पिताजी सरकार में मंत्री थे जब राजद आजादियों के, और उन्होंने अपने ही विभाग के खिलाफ, विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, करप्शन के खिलाफ, हाँ, और उनको इस्तीफा देना पड़ा और गए, लेकिन उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वो लगातार कहते रहे। और खास करके MSP पर उनका पूरा जो यू था। लेकिन देख लीजिए, इसके बावजूद उनका था बरबोला है, वो डायरेक्ट बोलते हैं करप्शन पर कि मेरे विभाग में सबसे ज़्यादा करप्शन है, और मेरे विभाग में करप्शन है, ये है। उसको डायरेक्ट नीतीश जी को भी वो कभी ये करा, लेकिन फिर भी राजद ने उसको टिकट दिया। उनके पिताजी अलग उसका प्रचार किए थे पिछली बार, किसानों की बातें कहते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि एक और आदमी की चर्चा होनी चाहिए। अब पता नहीं ये चर्चा अच्छे अर्थों में होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए, लेकिन राजेश वर्मा का भी जीतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर निकाय का जीता हुआ एक आदमी नगर निकाय के बरास्ते सीधे लोकसभा का चुनाव जीतता है। राजेश वर्मा जो लोजपा की टिकट पर खगड़िया से जीते हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके पीछे उनकी पृष्ठभूमि, हालांकि उस पृष्ठभूमि पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन
कहीं से जो भी आदमी खगड़िया जा रहा था, डिप्टी मेयर थे वो भागलपुर। तो वही मैं कह रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव के बरास्ते वो सीधे लोकसभा तक पहुंच रहे हैं। ये ऐसा बहुत स्वर्णकार हैं वो। हाँ, स्वर्णकार भी हैं और अच्छा खासा। भागलपुर से आके खगड़िया में उन्होंने चुनाव, भागलपुर से आए खगड़िया, और भागलपुर नगर निकाय का चुनाव वो जीते थे। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था कि वो मैंने नगर निकाय का चुनाव जीतने वाला एक आदमी सीधे लोकसभा, लोग अमूमन विधानसभा का चुनाव पहले लड़ते हैं, उसके बाद लोकसभा। इसी तरह का काम हालांकि नहीं जीत सकी रितु जायसवाल, मुखिया का चुनाव के बाद सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वो इससे पहले भी एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत बार नहीं, पार्लियामेंट में पहली बार लड़ी है, और हम लोग को लग रहा था कि बहुत अच्छी है। उनका जो एक ग्राउंड लेवल रियलिटी है, जो सब लोगों ने कहा कि उनके खिलाफ में कोई नहीं बोला। बिल्कुल, एक भी आदमी ऐसा नहीं कहा कि जो कुछ ऐसा काम करती हैं, ये नहीं करती हैं, ऐसे नहीं करती हैं। वो ग्राउंडेड है एकदम। पानी में हिल के जाती थी जब बाढ़ का समय होता है। खाट शिवहर तो ऐसा इलाका ही है, इसलिए रितु जायसवाल का नहीं आना वो पार्लियामेंट के लोगों के लिए थोड़ा सा ये होगा कि वैसा डिबेट, वैसा पढ़ी लिखी महिला अगर जाती तो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करती, उसको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जाना नहीं जाना अलग बात है। हम लोग को इस सेंस में मीसा भारती को भी की भी चर्चा करनी चाहिए। मीसा भारती लगातार 2 चुनाव हारने के बावजूद मीसा भारती हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर लड़ी, और अंततः उन्होंने जीत हासिल की। पार्टी राज्यसभा की है, लेकिन लोकसभा पहली बार लोकसभा जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जीवट, वो जुझारूपन, जो लगातार लड़ने का जज्बा है, लगातार हालांकि वहाँ से सिटिंग रामकृपाल यादव उनके बहुत करीबी, 2 बार तो चाचा बोलती हैं वो, 2 बार रह चुके हैं वो। हाँ, 2 बार MP रह चुके हैं, और बड़ा जनाधार है उनका, और जिसको कहते हैं कि पीपुल कनेक्ट उनका बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद मीसा भारती हिम्मत नहीं हारी, और लगातार 2 चुनाव हारने के बाद तीसरी बार बड़े अंतर से उन्होंने जीता है। मैंने एक्सपीरियंस भी हो गई है, इतना दिन राज्यसभा में रही है, और 2 बार जो प्रचार उचार की है अपना, तो एक होता है कनेक्ट भी हो जाता है। जीतन राम मांझी जो दलित सबसे ओल्डेस्ट हमको लगता है कि 75 से 80 बरस के हैं, और सबसे उम्र दराज सांसद वही जीतन राम मांझी के बारे में बता रहे हैं प्रणव जी। हाँ, जीतन राम मांझी जो है वो गया से जीते हैं बेचारे। पिछले बार भी खड़ा हुए थे, खड़ा तो हो ही रहे हैं, लेकिन नहीं जीत पाते थे। और जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये जगन्नाथ मिश्रा के समय के आदमी हैं, आज के आदमी नहीं, ये ओल्ड कांग्रेसी हैं। और जगन्नाथ मिश्रा इनको बेसिकली पॉलिटिक्स में लाने का जो श्रेय जाता है एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो जगन्नाथ मिश्रा के समय में बने, मंत्री बने, और एक मुसहर जाति से आते हैं। सबसे बड़ी बात है गया के मुसहर है। गया के मुसहर को मुसहर हम लोग जनरली नहीं कहते हैं, भूइयाँ कहते हैं। वो जो बॉन्डेड लेबर के जो श्रेणी में आते हैं, और मुसहर कहते हैं मिथिला के जो दरभंगा मधुबनी के इलाका के जो मुसक जो खाने वाला लोग, उसको मुसहर कहते हैं। ये लोग भूइयाँ बॉन्डेड लेबर से ये हुए, लेकिन फिर भी मुसहर जाति के हैं, इनका है। और बेचारे बड़ी लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं, और इतना उम्रदार हो गए हैं कि हमको लगता है कि अगर देखा जाए पार्लियामेंट, तो कुछ को छोड़ कर कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंटेरियन होंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे। और उम्मीद नहीं थी, जैसा लग रहा था कि अभी जो लालू जी के कैबिनेट में थे सर्वजीत कुमार, वही चुनाव लड़े, तो उनका भी पढ़ने लिखने का शौक, सब गंभीर आदमी थे, लोग कहता था कि वहाँ की इनका भी चांस है। लेकिन फाइनली ये जीत गए, और इनको नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर बनाया। जब नीतीश कुमार हार गए थे 14 में बुरी तरह, तो कहे कि भाई इनको बनाया जाए, मेरे तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो इन्होंने बनाया। तो फिर एम्बिशियस हो गए तो फिर नीतीश के छोड़ दिया साथ, अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी में इस तरह है कि कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। इनका बेटा भी फाउंडर हो गया है पार्टी, जो मंत्री भी था, अभी वो छोड़ करके फिर इधर चला गया है, NDA में चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस में है, और हम के एक ही अकेला प्रतिनिधि हैं जो कि पार्लियामेंट जाएंगे। एक ही सीट लड़े भी थे, एक ही सीट लड़, प्रतिनिधि भी उनका एक बेटा है। सिवान से जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था, वहाँ से जीतने वाले विजय लक्ष्मी गृहिणी है, वो गृहिणी है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जब मैंने कहा उस चौरसे कुशवाहा जी को, रमेश कुशवाहा को, तो कहीं खाना में बहुत अच्छा बनाती है और सब लोगों को खिलाती है। मन लगा कि होमली लेडी है। जैसे एक बार नहीं गई थी, भगवतिया देवी गई थी, लालू जी ने भेजा था पार्लियामेंट भगवतिया देवी को, तो बस कुछ नहीं, वो खाना बनाती है, खाती है, उसको कुछ पता नहीं था। धीरे जब निकली तो बहुत ज़्यादा वो एम्पावर्ड होकर निकली कि कैसे पार्लियामेंट, क्योंकि जो जाएगा रहेगा। तो ठीक इसी का हमको रूप लगता है ये, क्योंकि जब कमलेश ने उसको इंटरव्यू में पूछा, तो वो कुशवाहा जी ने कहा, रमेश कुशवाहा जी, देखिए ज़्यादा ये नहीं बोलती है कुछ, सो इनको ज़्यादा मत पूछेगा। और रमेश कुशवाहा जी को हम ही बता देते हैं,
हम कहे भाई नहीं पूछेंगे, हल्का फुल्का तो कुछ पूछेंगे ही, जवाब दी, कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन कुछ जवाब। लेकिन वो होमली महिला जो नहीं होती है कि ज़्यादा डिफिकल्ट, उनको लगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट, घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू महिला है, उनकी जीत उनके पति के नाम पे हुई है, पति के नाम लेकिन पर, जाना तो उनको संसद है। लेकिन प्रीति एक ही बताते हैं, पति के नाम पर कितना वोट होगा, जीतेगा नहीं ना, वो तो बैकअप है नीतीश कुमार जी का, अपर कास्ट का वोट भी मिला है, वो है वो कुशवाहा। लेकिन कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार ने रिस्क लिया, ये तो रिस्क हुआ नीतीश कुमार का ना, उनकी वाइफ को, क्योंकि लड़ नहीं सकते थे, और खाली महिला तो सब दी ही है, क्योंकि वहाँ मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट था ना, वहाँ हिना साहब थी, अवध बिहारी चौधरी थे राजद के, तो अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब और ये कुशवाहा जी, इसके बाद वो निकली, चाहे जिस कारण से, हस्बैंड का तो है ही क्योंकि क्षेत्र रहा है सिवान उनका, और ग्रास रूट लेवल के जुड़े हुए हैं, आज भी ग्रास रूट, माले का बैकग्राउंड है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हुए हैं, स्टेट प्रेसिडेंट थे वो, अब प्लस अभी ज्वाइन किए इनको, तो एक तो है ही, लेकिन वो कैसे आप देखिएगा 2 साल के बाद जब आएगी लौट करके, अच्छा मिलिएगा तो लगेगा वो बदली हुई औरत है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो महिला का एम्पावरमेंट भी इसी तरह से होता है, जब महिला का भी, एक घरेलू महिला को भी लोगों ने चुना, अपना सांसद बनाकर संसद में भेज। जब हम लोग महिला सेक्शन की बात करेंगे तो उनका जिक्र करेंगे हम लोग कि कैसे उनका बैकग्राउंड, कैसे वो आई और कैसे माले के लोगों को खिलाती पिलाती थी। देवेश चंद्र ठाकुर चेयरमैन हैं बिहार स्टेट काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ब्राह्मण जाति से आते हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड हुआ है कि सीतामढ़ी से कभी अपर कास्ट नहीं जीता है जनरली रिसेंट ईयर्स में। देखिएगा कि उस समय पिछली बार सुनील कुमार पिंटू जो कि भाजपा में थे, फिर बाद में जदयू के साथ आए क्योंकि टिकट वहाँ पर हेरफेर हो गया था, तो उनको टिकट नहीं दिया, जिससे लगता था कि ये जो वैश्य समाज है जो बहुत नाराज़ था, खास करके 2, एक शिवहर की रमा देवी, दूसरा सुनील कुमार पिंटू, ये दोनों को टिकट नहीं दिया गया। इसके बदले नीतीश जी ने पहले ही अनाउंस, जब गठबंधन की मीटिंग नहीं हुई थी उसी समय नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया था अनऑफिशियली कि देवेश जी हमारे सीतामढ़ी के कैंडिडेट होंगे। तो इसके लिए तैयारी भी शुरू की, जबकि चेयरमैन है इस चेयरमैन, तो उसके बाद तैयारी शुरू हो गई तो ब्राह्मण जीता सीतामढ़ी से। जबकि ऐसा रिकॉर्ड नहीं है माना रिसेंट पास्ट में कि कोई भी अपर कास्ट का लोग वहाँ जीतता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है इनका। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में कि इनका बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे में है, तो बॉम्बे से इसका बिजनेस चला है और काफ़ी ज़्यादा इनका वहाँ पर साम्राज्य फैला हुआ है। और पहले ही मंत्री भी रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री भी रहे नीतीश के साथ क्लोज भी थे काफ़ी। जब भी बॉम्बे जाते थे नीतीश जी इनके साथ ही जाते थे, ये पहले रहते थे वहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनके काफ़ी करीबी हैं और सारे कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ब्राह्मण जाति के हैं और ये एमपी बने हैं। लगता है काराकाट से चुनाव जीतने वाले राजा राम सिंह जी की भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी पहली बार लोकसभा पहुंच रहे हैं। और राजा राम सिंह जी छात्र राजनीति, जैसे सुदामा जी थिएटर से निकले, वो छात्र राजनीति से निकले। और हमको याद है कि उस समय आईपीएफ हुआ करती थी, और आईपीएफ का जो छात्र संगठन था वो ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन, एप्सू हम लोग बोलते थे। और एप्सू के प्रदेश अध्यक्ष, पहले प्रदेश अध्यक्ष ही बने थे ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन, हाँ एप्सू, और उसके महासचिव बने थे धीरेन्द्र झा, ये प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हमको याद है कि इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, निरंकुशता विरोधी छात्र सम्मेलन हुआ था पटना में, तो उसमें हम लोग गए थे, तो वहाँ इनसे मुलाकात पहली बार मेरी हुई थी। हमको बताया गया कि एप्सू के स्टेट प्रेसिडेंट है। तो एक छात्र, और उसके बाद अचानक मैंने सुना कि वो किसान सभा में चले गए और किसान सभा के बहुत बड़े नेता होकर उभरे, और बिहार के किसान आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। और उसके बाद संसदीय राजनीति में आए और एक बार विधायक भी, तो दो बार ओबरा से विधायक, 2 बार विधायक रहे। और काराकाट से हमको लगता है दूसरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। काराकाट कहाँ था पहले? वही पहले विक्रमगंज था। हमको लगता है विक्रमगंज से था कि कहाँ से ही थे कैंडिडेट। तो दूसरी बार चुनाव हो रहा है ना काराकाट का, दूसरी बार हो रहा है। तो पहले पिछली बार वो लड़े थे काराकाट से, ये राजा राम जी। हो सकता है क्योंकि इसी आधार पर राजद के लोगों ने इनका विरोध किया था शुरुआती दौर में। एक सौम्य सुशील आदमी है, सबसे बड़ी बात है। जैसे देख ही रहे थे हम लोग, तीनों आदमी तो गए ही थे, बड़ा ये है। प्लस जितना भी 1.5 साल जो संघर्ष हुआ किसान का दिल्ली के बॉर्डर पर,
तो दिल्ली के बॉर्डर डटे पर रहे। काफ़ी डटे रहे, जाते आते रहे और काफ़ी सौम्य स्वभाव के हैं, एरोगेंस नहीं है और मृदुभाषी हैं। और हमको लगता है कि पार्टी में डेडिकेटेड जाति कुशवाहा से आते हैं वो, और इसीलिए उनको वोट भी मिला उस ढंग से बहुत, जबकि वहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष था। तो नंबर 2 हो गए पवन सिंह, वो चले गए तीसरे नंबर पर, जो हमारे सबसे कुशवाहा के सासाराम से जो मनोज कुमार कांग्रेस की टिकट पर जीतकर पहली बार पहुंचे हैं। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ ये पता है कि वो एक निजी स्कूल वहाँ चलाते हैं, पिता और पुत्र दोनों मिलके, और अभी पुत्र के हाथ में स्कूल है। लेकिन इन्होंने सासाराम में एक तरह से कहा जाए कि भाजपा के गढ़ में, गढ़ है भाजपा का, मुन्नीलाल के बेटे को हराया। और और सबसे बड़ी बात है, अगर 40 सीट देखा जाए तो मनोज कुमार का कोई नहीं जानता था उस ढंग से, जिस ढंग से कैंडिडेट का प्रोफाइल होता है। तो लेसर नोन ये थे, किसी को अंदाज नहीं था कि मुन्नीलाल के बेटा को हरा करके ही निकल जाएंगे। और खास समय की भी पाबंदी है, और 3-4 नाम और भी हैं जिनमें अभय कुशवाहा हैं, विवेक ठाकुर हैं, मीसा भारती के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। यही 2 लोग का बचता जी, है। अरुण भारती हैं। अरुण भारती जी चिराग पासवान के बहनोई हैं, जमुई से पहली बार लड़े और जीते। अभी देखना है कि इनका परफॉर्मेंस। और इनके ये जो बेटा हैं, इनके हैं कुमारी ज्योति, डॉक्टर कुमारी ज्योति, जो कांग्रेस की एमएलसी हुआ करती थी, एमएलए भी हुआ करती थी, वो उनके बेटे हैं ये। और ये प्रोफेशनल आदमी हैं, और इनकी शादी हुई थी उनकी बहन से, जो कि चिराग पासवान जी की बहन से। ये हो गए और ये जीत गए हैं अब। और हमको लगता है कि खासकर विवेक ठाकुर जी का प्रोफाइल है, वो पहले एमएलसी हुआ करते थे, 2 साल के लिए एमएलसी हुए थे बीच में, फिर चले गए राज्यसभा में, वहाँ भी वो राज्यसभा में अभी हैं, करीबी माने जाते हैं वो अमित शाह के। तो अमित शाह का जितना प्रोग्राम होता है वो करते हैं। स्वामी सहजानंद का बहुत बड़ा किसान सम्मेलन किए वो बापू सभागार में। उसके बाद ये सीपी ठाकुर, जो लीजेंडरी डॉक्टर रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, यहाँ पटना के, पहले कांग्रेस के एमपी थे, मंत्री थे, फिर हेल्थ मिनिस्टर हुए, फिर भाजपा में गए, भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट हुए, और उसी बीच में इनका उदय हुआ। और ये यंग आदमी है, एमबीए हैं, एलएलबी हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन थे कुछ हद तक। धीरे धीरे इसमें आए तो अब एमएलसी, राज्यसभा, अभी ये बड़ा कांटे की लड़ाई थी उनकी, जितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये जीत गए श्रवण कुशवाहा से, जिसको कि लालू जी ने। अभय कुशवाहा ने भी औरंगाबाद में भाजपा का मजबूत किला तोड़ा और फतह हासिल की। औरंगाबाद पहली बार, पता है कि नहीं, 62-65 के बाद पहली बार कोई नॉन राजपूत वहाँ से एमपी हुआ है, और ये भी जदयू में थे। इसको लालू यादव जी ने लाया अपने फोल्ड में और वहाँ से खड़ाया, जिसके कारण निखिल कुमार, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी दुखी थे कि गठबंधन मूल्यों का यहाँ पर ये नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। और ये लोग खुद अनाउंस कर दिए गठबंधन की मीटिंग के पहले, जिसके कारण कि वो बहुत दुखी थे। चिट्ठी भी लिखा था खड़गे को, कुछ हुआ नहीं, फाइनली वो जीत गए। तो ये किला वहाँ वो हुआ, चित्तौड़गढ़ का किला जो ढहा है। तो हमको लगता है कब बन गया इनका लाइन, तो अब लगता है यही चलेगा। तो बहुत दिक्कत है आने वाले दिनों में, जिनका किला टूटा है। बिहार के 40 सीटों में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी जीतकर संसद पहुंचे हैं। तारिक अनवर हैं और मोहम्मद जावेद हैं। हालांकि कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, हारे हैं सब, यही 2 जीते हैं। ये 2 मुस्लिम चेहरा को जनता ने जिताया है, इनका क्या है बैकग्राउंड? तो एक तो किशनगंज से, दोनों कांग्रेस के हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक तो दोनों मजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं। एक तो जावेद हैं जो MBBS डॉक्टर हैं, ये किशनगंज से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इनके खिलाफ नाराजगी इस बार बहुत थी, और इसलिए माना जा रहा था कि जदयू के जो वहाँ कैंडिडेट थे, मुजाहिद, क्या मुजाहिद, मास्टर मुजाहिदीन नाम था, और दूसरा ओवैसी के जो अख्तारुल ईमान, ये दोनों का जबरदस्त कंटेस्ट था वहाँ। लेकिन इसके बावजूद हम लोग सोचे तो ओवैसी का कहीं वो न जीत जाए, ये लेकिन इसके बावजूद अंतिम समय में इन्होंने जीता, दोबारा जीता इन्होंने, रिटेन किया। इसी तरह तारिक अनवर तो खैर माने हुए पार्लियामेंटेरियन है। कटिहार में उन्होंने दुलाल चंद्र गोस्वामी को शिकस्त दी, जो जदयू के उम्मीदवार थे। मैंने आपको ये कहना है कि अभी जो जाति सर्वे करवाए हैं, नीतीश जी ने करवाया जो अभी 1 साल 1.5 साल पहले, उसमें 17% मुस्लिम है। 17% मुस्लिम में सिर्फ 2 का रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में इस बार। पिछले साल भी, मैंने 19 में भी, उसमें तो नहीं हुआ था, 19 में भी 2 ही थे।
और इस बार भी 2 ही हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा राज्य है, 17% है, और नीतीश जी ने तो पिछले बार भी दिया था, वो भी सेकंड पोजीशन में पिछले बार रहा था, इस बार भी सेकंड पोजीशन में लगता है, हम देखे नहीं, चेक नहीं किए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बाकी पार्टी नहीं दे रहे हैं। 17% पॉपुलेशन वाले का सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जाएगा, इस पर लोकसभा में, राज्यसभा की बात ही नहीं करनी। बिल्कुल यही है जी। तो आज की बातचीत को हम ये समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़।